नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाली गंभीर खबर सामने आई है। छतरपुर के चंद्रनगर स्थित सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 शासकीय चपरासियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ये कर्मचारी पूरी तनख्वाह लेने के बावजूद अपने कर्तव्यों को निभाने के बजाय अन्य लोगों को पैसे देकर काम करवाते रहे। डेली 24 भारत की टीम जब मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई। स्कूल की तस्वीरों और कैमरे में यह साफ दिखाई दिया कि पढ़ाई और अनुशासन के नाम पर यहां भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। शासकीय चपरासी कैमरे में खुद ये स्वीकार करते नजर आए कि वो सब देते हैं साहब, हम भी खर्चा पानी देकर काम करवा लेते हैं। यानी सरकारी नौकरी और तनख्वाह का लाभ उठाते हुए काम किसी और से करवाना उसके लिए सामान्य प्रथा बन चुकी है। यह सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि सरकारी प्रणाली के अंदर भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। स्कूल के प्राचार्य अवधेश शुक्ला ने कहा कि सभी चपरासियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपना काम स्वयं करें, लेकिन सवाल उठता है कि केवल निर्देश से इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है या नहीं। मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अरुण पांडे ने कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है। अगर मीडिया सक्रिय ना होता तो सरकारी सिस्टम धीरे धीरे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शिकार बन जाती। यह घटना शिक्षा विभाग की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। अब यह देखना बाकी है कि शिक्षा विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक संतोष करेगा या वास्तव में दोषियों को दंडित कर सिस्टम में पारदर्शिता और अनुशासन कायम करेगा। नहीं, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जांच करा लेंगे और यदि दोषी है वो चपरासी तो उसको बर्खास्त करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर वो दूसरे से काम करा रहा है तो दूसरा आदमी काम करेगा, उसको हटा देंगे, उसको बर्खास्त सेवा से बर्खास्त कर देंगे। सर, पहले भी आपके मामला संज्ञान में आया था, कोई जांच के आदेश इसमें दिए गए? जांच के आदेश मैंने दिए, टीम बना दी है। जांच जैसे मेरे पास आती है तो मैं उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूँगा। सर, तो क्या ये लीगल मानते हैं आपके एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से काम करा सकता है? मैंने कहा ना कि आवश्यकता नहीं ऐसे टीचर हमें ऐसे चपरासी की, उसको बर्खास्त कर देंगे। आवश्यकता नहीं ऐसे जो दूसरों को काम कराएगा तो फिर उसका हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं ऐसे उसकी। देवेंद्र है, चंद्रपाल है और अतुल नाम से एक और एक मैडम है। ऐसे 5 लोग हैं। सर, हम विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान पता चला कि जो चपरासी है अपना काम दूसरे व्यक्ति से करवा रहे हैं और ये स्वीकार भी कर रहे हैं, उसको बदले में सिर्फ खर्चा देते हैं। ये गलत है। अब आप जैसे संज्ञान में ला रहे हैं तो उनसे जानकारी लेते हैं कि आप क्यों अपना काम स्वयं न करके दूसरे से क्यों करा रहे हैं। उनके लिए उनको आदेशित करेंगे कि वो स्वयं खुद काम करें, दूसरे से ना कराएं। लंबे समय से करवा रहे हैं। आपके संज्ञान में कब आया? ये तो मेरे संज्ञान में तो अभी आया। मैंने चूंकि अभी 1 माह भी लगभग हुआ होगा, उसी बीच में मैं थोड़ी बच्चे की शादी थी तो छुट्टी लिए रहा, तो करीब 20-25 वर्किंग डे मैंने कुल यहाँ काम किया है। लगभग चपरासियों की सैलरी कितनी होती होगी सर? ये सब अलग अलग ग्रेड पे होता है उन सबका। किसी को 10,000 है, किसी को 15,000 है, किसी को 18,000 है। जिसकी जिस रेंज में भर्ती होती है उसी हिसाब से उनकी वेतन बनती है। उधर देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 19 जनवरी को मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप चुनावी तैयारियां पूरी की गई थी और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के माध्यम से भरी कुर्सी और खाली कुर्सी के लिए अपना मत दिया। कुल 15 वार्डों के लिए 30 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां कुल मतदान प्रतिशत 69.29% रहा। एसडीएम ने जानकारी दी कि इस दौरान 7,242 पुरुष और 6,095 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे कुल 13,337 मत पंजीकृत हुए। मतदान के दौरान राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से नियुक्त प्रेक्षक लगातार निरीक्षण करते रहे ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगातार मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे और पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी।
मतगणना की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतगणना 21 जनवरी को सुबह 8 बजे से नेहरू कॉलेज देवरी में शुरू होगी। चुनाव में सभी सुरक्षा और निगरानी उपायों को लागू किया गया है ताकि परिणाम निष्पक्ष रूप से घोषित किए जा सकें और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखा जा सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क सुरक्षा के महत्व को लेकर चिंता बढ़ गई है जब एक बड़े सड़क हादसे की घटना सामने आई। एक ओवरलोड स्कूल बस सामाजिक कार्यक्रम में जा रही थी जिसमें क्षमता से कई अधिक 80 से 90 लोग सवार थे। तो नियंत्रण खोने के कारण बस पलट गई और हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से होकर गुजरी, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई रोक टोक या सुरक्षा जांच नहीं की गई। यह घटना स्पष्ट रूप से सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और निगरानी में कमजोरी को उजागर करती है। लोगों का सवाल है कि क्या सड़क सुरक्षा महीना सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सामान्य जनता की सुरक्षा खतरे में है। यह हादसा सरकार और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि नियमों का पालन और निगरानी बेहद जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सीनापाली और एसडीके एरिया कमेटियों के 9 सक्रिय माओवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें कई पर लाखों रुपए का नाम था और ये लंबे समय से हिंसा और नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। समर्पण के बाद सभी माओवादी अब शासन की पुनर्वास नीति के तहत इनाम, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। पुलिस की विशेष टीमें E30, STF, CRPF और कोबरा ने इस समर्पण में अहम भूमिका निभाई। कुल 6 ऑटोमेटिक हथियार और 45 लाख रुपए के इनामी माओवादी सुरक्षित रूप से समर्पित हुए। इस कदम से हिंसा कम होने की उम्मीद है और अन्य माओवादी सदस्यों के लिए भी ये प्रेरणा बन सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आदिवासी और पहाड़ी कोरबा समुदाय की भारी दुर्दशा की खबरें सामने आई हैं। नकिया पंचायत के ये समुदाय पिछले 3 महीने से सरकारी राशन से वंचित रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि परिवारों को भूख प्यास के साथ कलेक्ट्रेट तक आकर जिला कलेक्टर को अपनी समस्या बतानी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि राशन न मिलने के कारण उन्हें अपने भोजन के लिए जंगल से कंदमूल और वनोपज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जब वो राशन दुकानों पर जाते हैं तो केवल यही जवाब मिलता है कि स्टॉक नहीं आया है। सवाल उठता है कि 3 महीनों से स्टॉक क्यों नहीं आया और अगर आया तो वितरण क्यों नहीं हुआ। पहाड़ी कोरबाओं को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह घोषित किया गया है, जिससे उन्हें प्राथमिकता और विशेष योजनाओं का लाभ मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में लगभग 150 लोगों को 3 महीने तक अनाज नहीं मिला। कोरबा जिले में राशन वितरण की अनियमितता नई बात नहीं है और पहले भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले में खाद्य विभाग की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग को जांच का आदेश दिया और 2 दिन के अंदर सभी परिवारों को राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ये मामला न केवल आदिवासी समुदाय की भुखमरी की कहानी है, बल्कि सरकारी योजनाओं की अनदेखी और क्रियान्वयन में गंभीर खामियों को भी उजागर करता है। नकिया पंचायत में हमारा सोसाइटी नहीं मिला था, 3 महीना हमें टिक गया। हम लोग नहीं तो लगा है पोस्ट पेपर बच्चा काला खुशा पेड़ पूरा के खत्म जी का। कहाँ मिलते कंदमूल कति खोजता है जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत सब लगून पूरा घूम के हमारे लूड़ा के तो का बोला थे नहीं तो मैं बोला था तुम हम सोसाइटी जांच करते तो कहते चावल नहीं गिर रहे कहाँ 3 महीना ले चावल नहीं मिली सो हम लोग खाए बात नहीं पाओ तो हम तो किसी नहीं आवो नहीं जैसे चाहता है कि नहीं चाहता है सरकार है और देखिए तो 3 महीना का कर दी चल कौन खाता है वो चल कहाँ गए हमारे चल हमारे नाम कर चल कौन खाते हैं हमारा सरकार का बदनी खोज है खोजना तो चाहती सब राशन दुकान जाता था राशन दुकान के का बोले तुम्हाला का बोले नहीं गिरी सह कथे कोना कथे ओ जस चावल बांट थे हां बस चावल इतनी ऐसे कह देती उनका लगवाते हो हां नकिया पंचायत में शासकीय राशन वितरण में अनियमितता का सामने मामला आया था, जहां पर जो कोरबा के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र नकिया पंचायत में है पहाड़ी कोरबा जनजातीय समूह को 3 महीने का राशन नहीं मिला था। पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब ये पहाड़ी कोरबा समुदाय के लोग अपने गांव और जंगल से बाहर निकलकर कलेक्ट्रेट तक अपना दरवाजा खटखटाने पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। मामले में हड़कंप तब मचा जब कलेक्टर ने पूरे मामले को संज्ञान लिया।
हालांकि अभी जो है खाद्य विभाग को 2 दिनों में जांच कर राशन वितरण के आदेश दे दिए गए हैं, मगर सवाल यह उठता है कि प्रशासन अपनी निगरानी तंत्र को कैसे मजबूत करेगा? क्या कलेक्ट्रेट के दरवाजे खटखटाने के बाद ही लोगों को न्याय मिल सकेगा? संगम दुबे, डेली 24 भारत, कोरबा, छत्तीसगढ़। शासकीय वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग का मामला गरमाया हुआ है, जहां एक स्वास्थ्य कर्मी के निलंबन को लेकर विवाद पैदा हो गया। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ ने बिना किसी औपचारिक जांच के व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर स्वास्थ्य कर्मी डोम प्रकाश कश्यप को निलंबित कर दिया। संघ का कहना है कि निलंबित कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ एक तरफा कार्रवाई की गई। दूसरी ओर सीएमएचओ ने निलंबन की वजह बताई है। उनका कहना है कि समीक्षा बैठक में एचआरपी, महिला संबंधित डिलीवरी और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी, जिसे संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया और कर्मचारी बैठक छोड़कर चला गया। इसी आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई। संघ ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से 7 दिनों के अंदर निलंबन को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो संभागीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर संभाग के सभी अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी हिस्सा लेंगे। ये मामला न केवल प्रशासनिक निर्णय की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विश्वास और कामकाज की संस्कृति पर भी असर डाल सकता है। 29/11/25 को मुंगेली ब्लॉक का समीक्षा बैठक रखा गया था, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो चलाए के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनका समीक्षा बैठक होता है। उनके द्वारा हम पूरे जितने हमारे जिले में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में हम हर तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं कि उनका कार्य कैसा चल रहा है, वो अपने कार्य का उत्तरदायी निभा रहे हैं कि नहीं। इसी कार्यक्रम में जब सुरजा के आयोजकों की बारी आई, उनसे पूछा गया कि आपके सेक्टर में एचआरपी कितने हैं, एचआरपी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने हैं, जो कि हमारे विभाग का राज्य का एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें गर्भवती माताएं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है उनको हम पहले से चिन्हांकित करके उसको उनका डिलीवरी से लेकर जच्चा बच्चा की सुरक्षा वो भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में बात करने से उसने कहा कि समीक्षा बैठक में कई तरह की विभाग की समीक्षा होती है, तो जो रजिस्टर होता है सबको लेके आना पॉसिबल नहीं है और सबको लाना जरूरी भी नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेक्टर में क्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी नहीं है। इतने पे ही वो बहुत बुरी तरह से भड़क गया, जो उसका व्यवहार था बहुत अनुचित था। उसने कहा कि आप मेरे से व्यक्तिगत दोष रखती, इसलिए मेरे को ही टारगेट करके इस तरह की बातें करते हैं। सीएमएचओ मैडम जो है द्वेषपूर्ण जो है कार्रवाई की हुई है। चूंकि मेरे संस्था में 3 कर्मचारी कार्यरत हैं, 3 कर्मचारी होने के बावजूद भी मुझ पर अकेले उसने नोटिस जारी किया और 2 कर्मचारी पर नोटिस जारी नहीं किया। और नोटिस जारी के पश्चात मैंने 2 दिवस पश्चात मैंने जवाब दिया और 2 दिवस पश्चात उसने उसको समान धारक नहीं मानते हुए उसने सीधा मुझे निलंबन कार्रवाई किया है। ये उनका एक द्वेषपूर्ण रवैया है और तानाशाही रवैया है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर धरना पे उसमें घेराव में उपस्थित हुए हैं। और जब तक मुझे आज निलंबन नहीं करते हैं मैडम जो है, तो मेरे पूरे काफिले के साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में सारे लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। और कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन है तो उनका भी काफिला रोका जाएगा। और उसके बाद भी नहीं बनती है तो प्रदेश स्तर पे हमारे सम्मानित प्रांत अध्यक्ष महोदय जो आगे निर्णय लेंगे उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शक्ति जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुधारने के प्रयास में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। डबरा ब्लॉक के पुडीडी धान खरीदी केंद्र में मध्यरात्रि के समय की गई औचक जांच ने यहां चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर कर दिया। जांच में सामने आया कि किसानों द्वारा मेहनत से लाए गए धान की बोरियों में जिम्मेदार अधिकारी और हमाल मिलकर 5 से 10 किलो मिट्टी और कंकड़ मिलाकर वजन पूरा करने की हरकत कर रहे थे, ताकि ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में अंतर छुपाया जा सके। जांच के दौरान जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम और तहसीलदार सहित जिला स्तरीय टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया। जांच में पता चला कि रिकॉर्ड के मुकाबले केंद्र में लगभग 8000 बोरी धान की कमी थी। प्रभारी के प्रयास से इस भारी कमी को छुपाने के लिए धान में मिट्टी और कंकड़ मिलाकर वजन बराबर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इस अनियमितता का पता चलते ही प्रशासन ने तुरंत पंचनामा तैयार कर धान को जब्त किया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक केंद्र पर निगरानी के बावजूद ऐसी हरकत करना सिस्टम की कमजोरी पर भी सवाल उठाता है। पुटीडी केंद्र के प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई गई है और यह घटना प्रशासन की सतर्कता और पारदर्शिता की अहमियत को दर्शाती है। जी, कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार सभी सोसाइटियों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो आज यहाँ के नोडल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि यहाँ पे धान की मेजर कमी पाई गई थी। तो उसी में हम यहाँ पे रात को निरीक्षण में निकले थे। तो रात को 1 बजे के अराउंड हम यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे देखा कि कुछ कट्टों में मेजर कमी है, 30 किलो के अराउंड ही धान था और बाकी कट्टों में मिट्टी भरी जा रही थी। जी, तो मिट्टी का पूरा हमें तसला वो सब मिला है और बहुत सारे कट्टे जिनमें मिट्टी और धान मिक्स है ऐसे मिले और यहाँ पे फिर अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। मिट्टी मिलाने काम में कौन प्रभारी वगैरह थे और क्या उद्देश्य रहा होगा उनका प्रथम दृष्टया? जी, मोटा मोटा जो भी हमें समझ आ रहा है, क्योंकि अभी रात को अभी हम भी यहीं पूरा दिखा है हमने कि कुछ कट्टों में धान मेजर कमी है, मतलब 30 किलो के अराउंड ही धान है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना धान लिया होगा 40 किलो के अराउंड, उसमें 10 किलो उन्होंने निकाला होगा और उसके भरपाई करने के लिए मिट्टी मिलाई जा रही है। सब चीज में नहीं जाना था सर, मैं तो चुपचाप मोर तबियत खराब रही तो मैं सुतत रहे। साहब मन नहीं नहार न मारी तब मैं उठे हो और बात हमें नहीं जाना था। हमारे मन मिलात खिलात रही नहीं लो मन जानी एक बारे में कुछ मुझे पता नहीं। अभी जो है कमी वमी है क्या आपके खरीदी केंद्र में? जो ग्राम से है नोडल अधिकारी वही 8,000 बोरा लिख के चल दे है, जेकर बारे में भी मुझे कंफर्म पता नहीं है, जब कोई कमी नहीं है मोर। वहीं सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र से एक खौफनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है। सपोज गांव में कुछ युवकों ने सड़क के बीच जन्मदिन मनाने के नाम पर ऐसा खतरनाक खेल खेला कि एक कैप्सूल वाहन का चालक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आया। जब वाहन उसी मार्ग से गुजर रहा था तो इन मंचलों ने उसे रोकने का प्रयास किया और उसके वाहन पर चढ़कर ड्राइवर से स्टीयरिंग की चाबी छीन ली। चाबी हटते ही वाहन का नियंत्रण टूट गया और सीमेंट से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। वाहन पलटने के बावजूद इन युवकों ने ड्राइवर को छोड़ने का नाम नहीं लिया। उन्होंने वाहन चालक पर हमला किया और उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके चेहरे और शरीर पर कई चोट आई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। घटना की सूचना मिलते ही डबरा पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो फुटेज और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि आखिर युवाओं में कानून और सुरक्षा के प्रति डर क्यों खत्म हो गया है और सड़क पर जन्मदिन मनाना अब जान से खेलना बन गया है। यह घटना समाज में बढ़ती हिंसा और नियमों की अवहेलना की गंभीर चेतावनी है। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। हमन अभी जात रहे उड़ीसा खाली कर सीमेंट तो सपोज में वही 15-16 हज़ार से चोर जे मन पत्थरा मारी से हमला गाड़ी में जो 1-2 जरिस ते मैं अटक गए गाड़ी में और तो मैं गाड़ी ला मतलब मारी पीटी मत करके गाड़ी ला बढ़ाते गए हैं। एक जन अटके चली से दरवाजा में, ओकर बाद चलती गाड़ी के चाबी निकाली ताला ना गाड़ी खेत से उतर गए पलट गए। डबरा से आगे सपोज में चौक में मतलब हम 3 गाड़ी रहन बलकर सीमेंट गाड़ी साथ में आत रहन तो हमन सबसे पीछू में रहन तो मन कम से कम 3-4 गाड़ी में 20-25 आदमी रही से मन और वो मन सब गाड़ी रोकवात रही से और पास में रहन सब रहेला। वो गाली गलौज दी से तहाला ओती लाई था हमन के गाड़ी में चढ़ी से ड्राइवर पार में और तहाला सामने ला ईटा में मारे की कोशिश करी से हम मारी से तक काट ले नहीं पड़ी तहाला गाड़ी ला हमन उठाएन तहाला और ड्राइवर पार में एक जन लड़का फंसे रही से तहाला वो गाड़ी चलते रही से हमन नहीं रोकत रहन अब और कहत रही तब हमन नहीं रोकत रहन। वो लोग तहाला वो गाड़ी चलती गाड़ी के चाबी ला वो निकाल दी से तो गाड़ी सीधा रोड से नीचे उतर गए तहाला वो फेंकई से तहाला ओकर आदमी और नहीं से तहाला मारी से तो पूरा ईटा मारी से तो पूरा लागे है। कैसे लड़का कम से कम 15-16 जन तो रही से कम से कम। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। वहीं सक्ती जिले के कोटेत्रा गांव में राखड़ डंपिंग ने ग्रामीणों और पशुओं के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। क्षेत्र में राखड़ माफिया खुले में अनियंत्रित तरीके से राखड़ फेंक रहे हैं, जिससे
जमीन पर गहरी दलदल जैसी स्थितियां बन गई है। इस गंदे और खतरनाक ढेरों में कई बेजुबान जानवर फंसने लगे हैं। हाल ही में एक भैंस 2 दिनों तक इस दलदल में फंसी रही और ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद जाकर उसे सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि राखत डंपिंग से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। खेतों और मार्गों पर फैली ये गंदी सामग्री न केवल खेती और परिवहन में बाधा डाल रही है बल्कि पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या को जल्द ही नियंत्रित किया जाए और जिम्मेदार माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मामला साफ करता है कि बिना निगरानी और नियमन के राखत डंपिंग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ग्रामीण और जानवर दोनों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है। उधर भोपाल में 17 दिसंबर 2025 की रात सामने आए बहुचर्चित गौ मांस कांड ने मध्य प्रदेश के प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में गौ मांस की बिक्री पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में मांस की तस्करी का होना सरकार की नाकामी और सिस्टम में मिलीभगत को उजागर करता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना के तुरंत बाद संबंधित स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया था, लेकिन चारों तरफ लोहे की चादर लगाने के बावजूद अंदर से जानवरों को देखा जा सकता है, जो प्रशासनिक लापरवाही और गड़बड़ी को साफ दिखाता है। इस मामले से सिर्फ मांस तस्करी का मुद्दा नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की नाकामी, निगरानी में कमी और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। MIC के सदस्यों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिन्होंने स्लॉटर हाउस के संचालन पर प्रभावी निगरानी नहीं रखी। कागजी तौर पर 20 साल की लीज बनना यह दर्शाता है कि मामला कितना गहरा और संगठित था, जबकि महापौर इस पूरे घटनाक्रम से अनजान बताए गए। तो मुख्यमंत्री खुद को गौ पालक बताते हैं और भाजपा राज्य में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात की जाती है, लेकिन भोपाल में पकड़े गए 26.5 टन गाय के मांस ने उनकी गौ भक्ति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि गौ मांस पर 0% GST लगने का निर्णय इस व्यापार को बढ़ावा देने जैसा प्रतीत होता है। ये पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और राजनीतिक हितों के कारण जनता और गायों के प्रति गंभीर चिंता पैदा करता है। हमारी सरकार, मोहन यादव की सरकार, उसकी कैबिनेट ने गाय के मांस पर 0% GST का टैक्स कर दिया। यानी ये कहा कि इस व्यापार को हम बढ़ाना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, गायों के मांस का व्यापार करो, मतलब गोवध करो। ये मैंने बयान दिए थे, एक बार नहीं दिए, 100 बार दिए थे। तब मोहन यादव ने कहा क्या करें, इनके मस्तिष्क का अक्ल तो है नहीं इनमें, गाय का जब कटना ही नहीं तो टैक्स का क्या लेना देना, ये समझ ही नहीं है इनको। ये इस तरह के उनने बयान दिए थे। मैं आग्रह करता हूं आज मोहन यादव जी से, जब गाय के मांस पर व्यापार नहीं है तो उस जो कंडिका में आपने बजट अपने कैबिनेट में पास क्यों किया? पहला सवाल। यानी सरकार की नियत थी कि व्यापार हो। दूसरा, कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मिल गया। टनों में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर गोमांस का व्यापार अवशेष मिले। मैं मानता हूं कि अब इनका चेहरा ये किसी भी कालिख में नहीं छुपा सकते। आप भोपाल का मामला ले लीजिए कि हमारी जो गाय माता, जो आस्था का विषय है, बीजेपी केवल हमारी गाय माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, गाय हमारी हमेशा माता के रूप में रही है और हम उनको आस्था का विषय समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रासंगिक संगठन हैं, ये सभी सिर्फ राजनीति का विषय मानते हैं गाय को। आज भोपाल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जो 17 दिसंबर की घटना है, उसके बाद उसके सैंपल भेजे जाते हैं, मथुरा से रिपोर्ट आती है कि ये गौ वंश का मांस है। उसके बाद FIR दर्ज होती है कि उसमें जो 26 टन मांस पाया गया है, 26.5 टन, वो गाय का मांस है। उसके बाद में भी इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती है। महापौर का अभी तक इस्तीफा नहीं होता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों चालू था? सारे भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो दोनों लोग इसके विरोध में हैं। फिर महापौर क्यों अपने पद पे बनी हुई हैं? सभी ने सामूहिक रूप से कहा है, मैं पत्र भी लिखूंगा इसके लिए, कि सभी ने सामूहिक रूप से कहा है कि ये गलत हो रहा है, इसमें बिल्कुल महापौर के पक्ष में नहीं है। नगर निगम कमिश्नर, उनकी भी इसमें मिली भगत है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में अगर पानी, बिजली जो कुछ जाता है बिना महापौर और नगर निगम कमिश्नर की परमिशन के नहीं जाता है। और 300 गाय जब वो काटी गई,
आज तक उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा सार्वजनिक किया गया? उस डाटा को डिलीट कर दिया गया है क्या? जो डेटा है सीसीटीवी फुटेज का, ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान के कदम पड़े थे, गौ माता के लिए गोवर्धन की पूजा कराई थी, अभी तक आपने नगर निगम कमिश्नर भोपाल पे कार्रवाई क्यों नहीं की? महापौर का इस्तीफा क्यों नहीं किया? ये सीधा मेरा सवाल है और आपसे मांग करती है समाजवादी पार्टी कि हम गाय की इस तरह हत्या नहीं होने देंगे। गाय हमारी आस्था है, न कि राजनीति का विषय है। हमारी सरकार, मोहन यादव की सरकार, उसकी कैबिनेट ने। वहीं मंडला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना में 6 आदिवासी महिलाओं की मौत ने पूरे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इस भारी नाराजगी के चलते जबलपुर से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में उतर आए और हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। इस आंदोलन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्शकोले, स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों आदिवासी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने, जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों को शांत करने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण रहने के बावजूद फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मामले को लेकर लोगों में गहरा रोष भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।